अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ और मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको सीढ़ियाँ जो नज़र आ रही हैं या आप पहले से जान चुके हैं, सिद्दीक जान आपको रास्ता सारा समझा चुके हैं, बता चुके हैं कि ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट को जाता है। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट में आप जानते हैं आज क्या था। आज यहाँ पर जो शायर हैं, मुग़वी शायर या गुमशुदा शायर अहमद फ़रहाद, उनकी बाजियाबी का केस लगा हुआ था। 2 दिन से इस पर बहुत सख्त रिमार्क्स आ रहे हैं। आज क्या हुआ है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में 3 रुकनी बेंच था, वहाँ पर टेरियान वाइट केस लगा हुआ था। उस पर सबकी नज़रें थी क्योंकि उसमें जो टेक्निकल एक प्रॉब्लम था वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल से कि उसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है और ये बेंच क्यों नहीं बन सकता था। आमिर फ़ारूक साहब ने यहाँ कहाँ पर कानून और आइन की वायलेशन की है, ये मामला भी आज साफ़ हो गया और साबित हो गया है कि आमिर फ़ारूक साहब ने गलत किया। तो इस पर बात करेंगे। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऊपर तीसरे फ्लोर पे आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में साइफ़र केस चल रहा है और साइफ़र की समाअत इस वक्त जारी है। तो साइफ़र से ज़ाहिर है जब मुकम्मल हो जाएगी समाअत तो उस पर तो मैं बाद में आपको अपडेट करूँगा, लेकिन इन दोनों चीज़ों के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या हुआ है आज। देखिए, लापता शायर अहमद फ़रहाद की बाजियाबी का मामला था। इसमें सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया गया था। बुनियादी तौर पर जो ऑर्डर्स थे, एक ऑर्डर यह था कि मुग़वी को पेश करें अदालत में, उसको बाजियाब कराएँ, और अगर वो बाजियाब नहीं होता तो सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया गया था, सेक्रेटरी दिफा को बुलाया गया था और सेक्टर कमांडर का 161 का बयान मांगा गया था। 161 का बयान लेकर आए। कल सुबह ये ऑर्डर किया था और कल शाम को जब 161 का बयान नहीं आया था तो बहुत सख्त रिमार्क्स दिए थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने और कहा था कि क्या सेक्टर कमांडर चांद पे रहता है, और पूछा था कि क्या वो 18 ग्रेड का अफसर है, उसको क्यों आपने इतना सर पर चढ़ा रखा है, एक आम आदमी है और उसको उसकी औकात में रखें। इस तरह ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। तो आज क्या हुआ, आज सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद तो अदालत में पेश हुए लेकिन सेक्रेटरी दिफा ना आए। लेकिन एक और चीज़ ये हुई कि आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल की बजाय अटॉर्नी जनरल खुद मंसूर उस्मान अवान जो हैं खुद अदालत में पेश हुए और जैसे ही समाअत शुरू हुई अटॉर्नी जनरल फ़ौरन रोस्टम पर आ गए। और जैसे ही वो रोस्टम पर आए तो उन्होंने कहा कि जी मैं अहमद फ़रहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी कराता हूँ और ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि उसे रिकवर करें और रिकवर करेंगे, हमें कुछ वक्त आप दे दें। ये उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से इस्तदा की कि हमें कुछ वक्त दे दें, हम उनको रिकवर करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि आपने यकीनी बनाना है कि इस्लामाबाद से कोई बंदा ना उठाया जाए। ये उन्होंने कहा कि अगर बंदा रिकवर नहीं होगा तो यह रियासत की नाकामी होगी। और फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी आप मुझे मुग़वी की बाजियाबी के लिए कुछ वक्त दें, हम यकीन दिलाते हैं कि मुग़वी को बाजियाब करा लेंगे। तो जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि आप जो बयान दे रहे हैं क्या वो वफाकी हुकूमत की मुशावरत से दे रहे हैं, क्या मुशावरत से ये दे रहे हैं, यानी आप अपने पास तौर पे कह रहे हैं या आपकी वो बातचीत हुई है हुकूमत से, आपको यकीन है कि वो रिकवर हो जाएंगे। इस सवाल का बुनियादी मकसद ये था। यानी ये हो सकता है ना कि हवा में आप कह दें जी हम कराएंगे, जो कि आमतौर पर पुलिस इदारे और अटॉर्नी जनरल ने कहते ही हैं, लेकिन क्या इस पर कोई होमवर्क है या नहीं, क्या हुकूमत से इस सिलसिले में कोई बात हुई है या नहीं, ये बुनियादी उनका सवाल था जो उन्होंने जो है वो सवाल उनके सामने रखा। तो इस ईमान मज़ारी जो हैं वो भी खड़ी थी रोस्टम पर, जो कि वकील थी मुग़वी अहमद फ़रहाद की। तो ईमान मज़ारी ने कहा कि हमेशा ऐसे होता है कि ये बंदा उठाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। अटॉर्नी जनरल साहब ये तो बताएं कि पिछले 6 दिन में बाजियाबी के लिए क्या प्रोग्रेस हुई है। यानी आप ये तो कह रहे हैं कि बंदा बाजियाब करा के देंगे, लेकिन अभी तक पिछले 6 दिन में क्या हुआ है ये तो हमें बताएं। ये ईमान मज़ारी ने सवाल उठाया और फिर उन्होंने कहा कि अगर एजेंसियों के पास नहीं है तो कम अज़ कम मुग़वी को ट्रेस तो किया जा सकता है। यानी हम नहीं कहते कि एजेंसियों के पास है, लेकिन अगर एजेंसियों के पास नहीं है तो फिर ट्रेस करें, फिर इदारे और रियासत तमाम मिलकर ट्रेस करें कि कौन उठा कर ले गया, कहाँ चला गया वो। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि इस मामले ने आपको और मुश्किल में डाल दिया है, यानी आप उसको बाजियाब नहीं करा पा रहे। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह भी कहा कि पुलिस ने किसी का बयान कलमबंद किया है। ये सवाल किया गया कि किसी का बयान कलमबंद हुआ है, कोई काम भी हुआ है या नहीं। एक तो ये है ना कि जी पेश कर देंगे, बाजियाब करा लेंगे, हो जाएगा, लेकिन कोई बुनियादी इस पर काम हुआ है। SSP ये ऑपरेशंस कल भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आज भी थे, उन्होंने कहा कि सीनियर अफसर मौजूद नहीं थे, हमें वज़ारत दिफा के ज़रिए तहरीरी बयान दिया गया है। जस्टिस मोहसिन साहब ने कहा कि जो बात इन्होंने बताई है क्या वो 161 का बयान है, जो बात बताई जा रही है क्या वो 161 का बयान है। फिर उन्होंने पूछा कि पुलिस को पता है उन्होंने क्या करना है, अदालत तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करेगी। हम नहीं कहते आप क्या करें और क्या ना करें, आपको पता है आपने क्या करना है, जो काम करना है, जो आपके करने का काम है उसको आप करें। फिर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जब भी सेक्रेटरी दिफा को बुलाया जाता है वो पेश नहीं होते। जस्टिस मोहसिन साहब ने कहा कि यही चीज़ तो ख़त्म करनी है, अदालत के बुलाने पर सब पेश होंगे। यानी वज़ीर दिफा के सेक्रेटरी दिफा के ना आने पर सवाल उठा कि वो पेश क्यों नहीं हुए सेक्रेटरी दिफा। तो उस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब कह रहे हैं यही तो हमने ख़त्म करना है कि जब अदालत बुलाए तो फिर सब पेश हों, बराबर हो सबका। अगर वज़ीर आज़म अदालत में आ सकता है तो फिर सब आ सकते हैं,
वज़ीर-ए-आज़म से बड़ा तो कोई नहीं है। ये रिमार्क्स अदालत की तरफ से आए। फिर अटॉर्नी जनरल को जो है वो मौका दे दिया गया, जैसे कि वो मांग रहे थे, मोहलत मांग रहे थे, तो लापता शायर की बाजियाबी के लिए जुम्मे तक का वक्त दे दिया गया है और समाअत जो है वो जुम्मे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो मौका दिया गया है बहरहाल हुकूमत को और अटॉर्नी जनरल को कहने पर 4 दिन का वक्त दे दिया गया है जुम्मे तक के लिए। अब ईमान मज़ारी इस पर कितनी होपफुल हैं, वो क्या समझती हैं, ज़रा सुन लीजिए। एतमाद अदालत पर है, सिर्फ अदालत पे है और अदालत के सामने अटॉर्नी जनरल साहब ने एश्योरेंस दिया, उनसे बारहा पूछा गया आप ये एश्योरेंस समझते हैं जो आप दे रहे हैं, रेलेवेंट क्वार्टर से चेक किया है, रियासत के बिहाफ पर आप दे रहे हैं, इसके नताइज होंगे अगर ये फुलफिल ना हुई तो हम तो बहुत पुरुमीद हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि रियासत जो ये पॉलिसी है जबरी गुमशुदगियों की, इस पर नज़रसानी करे, ये इसे ख़त्म करे, क्योंकि जब तक ये जारी रहेगी इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कानून साजी तो डेफिनेटली होनी चाहिए। अगवा का तो है जुर्म हमारे पीनल कोड में, लेकिन एक बिल आया था पीटीआई हुकूमत में जबरी गुमशुदगियों को क्रिमिनलाइज करने के लिए, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ की रिक्वायरमेंट है। वो बिल खुद ही लापता हो गया, तो डेफिनेटली कानून साजी तो चाहिए। जिस तरफ रियासत इशारे करी है कि वो कानून साजी देख रही है, मुझे लग रहा है वो पंजाब डेफेमेशन बिल जैसी कानून साजी है जिसमें वो और लोगों को उठाना चाहते हैं और लोगों को बंद करना चाहते हैं, कदगने लगाना चाहते हैं आज़ादी इज़हार राय पर। तो देखें, हम देखते हैं कि किस तरह कानून साजी होती है। अभी तो सारे वुज़रा और सारे इनकी जो एसेट्स हैं वो बिजी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उनकी बाजियाबी के बाद बस मामला वही ठप हो जाएगा किसी नए बंदे के उठाने तक, या इसको आगे कोर्ट लेकर चलेगी, या आप इसको मामले को आगे लेकर चलेंगे? देखिए, ये अभी प्रीमेच्योर है कुछ भी कहना, क्योंकि जो शख्स है वो अभी तक कस्टडी में है, उसे बाजियाब होने दें और फिर असेस होंगी सर्कमस्टांसेस, देखा जाएगा। और बाकी चीज़ तो अदालत के हाथ में है चीज़ें। मैडम, बड़े जो लोग भी अगवा किए जाते हैं वो कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से गए थे और बाद में उनको प्रेशराइज भी किया जाता है, तो क्या समझती हैं? कोई अपनी मर्ज़ी से इस तरह नहीं जाता। सबको पता है 70 सालों से अगवाकार एक ही है, वही अगवाकार होते हैं, वही अगवाकार स्टीरियोटिपिकल एफिडेविट जमा कराते हैं अदालतों में। ये जो खौफ का बुत है ये टूट गया है, सबको पता है, अदालतें भी इस पर स्टैंड ले रही हैं। ये इंसानी हकूक़ का मसला है। ये जो डिनायल है स्टेट का, इसे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस डिबेट में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सच आप सबकी आंखों के सामने है। ईमान मज़ारी की गुफ्तगू आपने सुनी है। मैं आज और भी लोग आए हुए थे, हामिद मीर साहब भी कमरा अदालत में मौजूद थे, मुस्तफा नवाज़ खोखर भी कमरा अदालत में आए हुए थे, उनकी बात आगे चल के करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको दूसरे केस के बारे में भी अपडेट कर दूँ। टेरियन वाइट केस है ये। टेरियन वाइट केस में जो है वो यानी बुनियादी तौर पर केस क्या है कि इमरान खान की एक बेटी है टेरियन वाइट, उसको उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में चूँकि ज़ाहिर नहीं किया था, तो इसलिए उन पर जो है उनको नाअहल किया जाए। एक तो यानी इस पर बहुत सारे सवाल उठे, टेक्निकल क्वेश्चंस भी उठे कि ये मामला ख़त्म हो चुका है, वो असम्बली भी ख़त्म हो चुकी है, वो कागजात भी जो हैं वो जो जमा कराया गया था उस वक्त एतराज़ भी नहीं हुआ था, अब वो मुद्दत ही ख़त्म हो चुकी है असम्बली की। तो इसको 2 जजेज़ ने, पिछले साल जब ये केस लगा था तो 2 जजेज़ ने इस केस को नाकाबिले समाअत करार दे दिया था। 3 रुकनी बेंच बना था जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। मैं आधे मिनट में आपको उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके जहन में आ जाए कि 3 रुकनी बेंच बना था, जस्टिस आमिर फारूक उसकी सरबराही कर रहे थे, 2 मजीद इसमें जजेस शामिल थे। उन 2 जजेस ने फैसला दिया कि ये नाकाबिले समाअत है, लेकिन आमिर फारूक साहब ने उस पर फैसला नहीं दिया। फिर वो फैसला इन दोनों जजेस की जानिब से अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, लेकिन आमिर फारूक साहब ने वो फैसला डाउनलोड करा दिया, यानी उसको ख़त्म करा दिया वहाँ से, और वहाँ से हटा दिया गया, वेबसाइट से हटा दिया गया। अब हटाने के बाद सिर्फ यही नहीं किया, आमिर फारूक साहब ने बेंच ही तहलील कर दिया और कहा कि ये बेंच तहलील करते हैं। लेकिन कोई भी बेंच इस तरह से फैसला महफूज होने के बाद तहलील नहीं किया जा सकता, बल्कि बन जाने के बाद ही तहलील नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई एक जज रिक्यूज़ ना कर जाए। जज रिक्यूज़ करेगा तो बेंच तहलील होगा। खुद ब खुद चीफ जस्टिस का ये इख्तियार ही नहीं है कि वो बेंच तहलील कर दे, और यहाँ पर तो फैसला महफूज होने और फैसला अपलोड हो जाने के बाद बेंच तहलील कर दिया गया। और अब 1 साल गुजरने के बाद दोबारा बेंच बना दिया गया और कहा गया कि जी ठीक है, आप जो है वो एक नया बेंच इसको सुनेगा। तो 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की सरबराही में, जस्टिस बाब मोहम्मद ताहिर साहब जो पिछले बेंच का भी हिस्सा थे, और जस्टिस सुमन रफ़त जो हैं वो इसमें शामिल थी इस बेंच में। शहरी मोहम्मद साजिद जिनकी ये दरख्वास्त है, उनकी तरफ से हामिद अली शाह अदालत में पेश हुए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने पूछा कि 2 जजेस का फैसला मौजूद है, 2 जजेस केस को नाकाबिले समाअत करार दे चुके हैं ऑलरेडी। तो उन्होंने कहा कि 3 में से 2 जजेस अगर दस्तखत कर दें तो इसका क्या मतलब है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं।
तो हामिद अली शाह साहब ने कहा कि जी मैं तो फैसला देखकर ही कोई राय कायम कर सकता हूँ या राय दे सकता हूँ या अदालत की मुआवनत कर सकता हूँ, मुझे 2 या 3 हफ्ते का वक्त दे दें, तारीख दे दें 2-3 हफ्ते की। हामिद अली शाह साहब ने कहा कि मैं तो फैसला देखूंगा तो फिर मैं अदालत की मुआवनत कर सकूंगा कि वो 2 जजेस का फैसला क्या था। तो जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि जब 2 जजेस दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे चुके हैं तो कैसे तारीख दी जा सकती है, तो एक और बेंच वही मामले को दोबारा कैसे सुन सकता है। अब जाहिर है उसमें इंट्रा कोर्ट अपील हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है, हायर फोरम पे जा सकते हैं, लेकिन ये कैसे है कि एक जज एक बेंच फैसला दे दे उसी केस में दोबारा बेंच बन जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं आईनी कानूनी तौर पर, ना कभी हुआ है ना हो सकता है। तो इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने और बाकी जजेस ने फ़ैसला दिया और इस दरख्वास्त को नाकाबिल करार, जो पिछले 2 जजेस ने फ़ैसला दिया था कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, उसको नाकाबिल समाअत करार देने वाले फ़ैसले को ही दुरुस्त और हतमी फ़ैसला करार देकर इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। तो टेरियन केस जो है वो नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया है और वो जो 2 रुकनी बेंच यानी 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने फ़ैसला दिया था वही फ़ैसला बरकरार रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये आमिर फ़ारूक साहब के मौक़िफ़ की एक बदतरीन शिकस्त है। उसकी वजह यह है कि आमिर फ़ारूक साहब ने चीफ जस्टिस होते हुए इसमें एक डंडी मारी और उन्होंने ये किया कि एक फैसला सुनाए जाने के बाद उस पर एक नया बेंच, यानी उस वक्त बेंच तहरील कर दिया। तो क्या उस फैसले की कोई अहमियत नहीं है? क्या उस समाअत की कोई अहमियत नहीं है? क्या वो समाअत आप उठा के डस्टबिन में डाल सकते हैं? कैसे मुमकिन है? ये हो नहीं सकता कि एक बेंच ने समाअत सुनी, समाअत सुनने के बाद 2 जज ने फैसला किया, आप कैसे उसको उठा के डस्टबिन में डाल सकते हैं और एक नया बेंच बना सकते हैं? तो आमिर फ़ारूक साहब ने इतनी बड़ी अदालती उनसे चूक हुई या उन्होंने गलती की, आज उसका इजाला हुआ है। आज उस पर पता चला है कि आमिर फ़ारूक साहब ने चीफ जस्टिस होते हुए गलत कदम उठाया और गलत चीज़ उन्होंने की है। तो ये है सारा मामला जनाब। और आज मैंने जैसे कि कहा कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी अदालत में आए हुए थे, तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से बाजियाबी से मुतल्लिक और कुछ और चीज़ों से मुतल्लिक कुछ सहाफ़ियों ने सवालात किए हैं। ज़रा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने, कल भी वो कमरा अदालत में मौजूद थे, आज भी इसमें उन्होंने दिलचस्पी ली है, आज भी यहाँ पर मौजूद थे, तो क्या उन्होंने कहा है ये ज़रा आप सुन लीजिए और फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हम तो चीख चीख कर यही कहते हैं कि ये सियासी ठहराव जब तक नहीं आएगा माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। आज इस मुल्क की अशराफिया, जिसके अंदर सियासतदान, जर्नैल, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया, हम सब ने शामिल होकर इस मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया कि आम आदमी ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। 25 लाख इस वक्त नौजवान हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है, रोजगार नहीं आ रहा। 10 लाख से ऊपर पाकिस्तानी ये मुल्क छोड़कर निकल गए, लोग उम्मीद खत्म हो गई है, मुल्क छोड़कर धड़ाधड़ लोग निकल रहे हैं। किस तरफ हम मुल्क को लेकर जा रहे हैं? जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार इस मुल्क की अशराफिया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, इस मुल्क के सियासतदान, जज, जर्नैल, मीडिया, हमने किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क के मामलात को इस नहज पे पहुंचाने में। हर किसी ने अपना किरदार अदा किया और तारीख से हमने कोई सबक नहीं सीखा। खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान हो सकता है, माशरे को नुकसान हो सकता है, लेकिन अब भी हम अपनी रवश पर। सर वो कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज बाहर हैं तो आम आदमी को बाहर आना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, प्रॉपर्टीज बाहर हैं, $11 अरब की पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है बाहर के मुल्क। यहाँ पर हम सुबह शाम ये सिर्फ एक मुल्क है, सुबह शाम दुनिया को ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आप अपने शहरियों को नहीं कायल कर सकते, दुनिया को खाक करें।